एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास। उसके अंतर्गत ये अध्याय 2 होगा। इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें सामान्य चीज़ें हम देख रहे थे। झारखंड के राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय पुष्प। तो अब आज ये दूसरा वीडियो है जिसका अध्याय 2 है, झारखंड का इतिहास। आइए झारखंड का इतिहास देखेंगे। झारखंड अथवा छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र भारत के पूर्वी में स्थित है। अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण यह न केवल जनजातियों का आवास बना, बल्कि उत्तर भारतीय राजनीतिक उथल पुथल का काफ़ी हद तक अप्रभावित भी रहा। यद्यपि तब भी समय समय पर होने वाला आक्रमण व आव्रजन ने यहाँ के इतिहास और संस्कृति को प्रभावित किया तथा एक नई साझा संस्कृति के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। साझा देख रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के प्रमुख स्रोत। तो किसी भी क्षेत्र विशेष के इतिहास और संस्कृति को जानने में ऐतिहासिक स्रोत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इन स्रोतों को पुरातात्विक साहित्यिक भागों में विभक्त किया गया है, तभी तो हम जान पाते हैं पहले क्या था, अभी क्या है, क्या परिवर्तन हुआ है। इतिहास तो इसीलिए पढ़ा जाता है ना। आइए देखिए, पुरातात्विक में और साहित्यिक में उस समय की रचनाएं, धार्मिक गैर धार्मिक पुस्तकें एवं ग्रंथ जो उस समय रचे गए। आप देखेंगे पुरातात्विक में उपकरण व हथियार, अभिलेख व शिलालेख, चित्रकला, स्थापत्य व मूर्ति और सिक्के। उस समय सिक्के क्या थे, क्योंकि सरकारें अपने हिसाब से सिक्के चलवाती थी। आप देखेंगे पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है भौतिक अवशेषों द्वारा अतीत के अध्ययन से है। झारखंड में ऐसे स्रोत प्रागैतिहासिक काल से ही मिलते हैं। इन स्रोतों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला देखेंगे उपकरण तथा औजार। उपकरण तथा औजार में देखेंगे झारखंड में सर्वाधिक प्राचीन पाषाण उपकरण औजार सिंहभूम जिले में प्राप्त होते हैं। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, कहाँ भी सर्वाधिक प्राप्त होते हैं, तो सिंहभूम जिले में, जो लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व के हैं। धनबाद के झरिया नामक स्थान से पत्थर की कुल्हाड़ी, झरिया से क्या मिला था, पत्थर की कुल्हाड़ी। भाला बोकारो से हस्त कुठार, बोकारो से क्या मिला था, हस्त कुठार। हजारीबाग से कुठार और खुरचीनी प्राप्त हुई है। ये सभी पूरा पाषाण काल के हैं। अब देखेंगे पलामू, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिमी व पूर्वी सिंहभूम आदि स्थानों से मध्यकालीन मैक्रोलिथिक उपकरण प्राप्त हुए। मैक्रोलिथिक उपकरण प्राप्त हुए। अब नेक्स्ट देखेंगे चाईबासा के चक्रधरपुर के निकट संजय नदी घाटी में नवपाषाण कालीन चाकू की आकृति वाले धारदार पत्थर प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त बारूदीह, पालिशदार प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी आदि प्राप्त हुए। गुमला के बसिया प्रखंड से ताम्र पाषाण कालीन तांबे की कुल्हाड़ी, रांची के नामकुम से तांबे के कंगन, लोहे के औजार, बाण के फलक, लोहरदार जिले से कांस्य प्याले प्राप्त हुए, मतलब चाय पीने वाले गिलास जिसे आप कह सकते हैं आज के समय में। ये है आपका अभिलेख व शिलालेख। अभिलेख शिलालेख में हम आप देखेंगे अशोक के 13वें शिलालेख में अटविक क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसमें झारखंड का क्षेत्र भी शामिल है। तो अब से आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि अटविक क्षेत्र में क्या शामिल है, तो झारखंड का जो है कि इतिहास शामिल है। झारखंड वाला जहाँ पे अशोक के 13वें शिलालेख है वहाँ पे। समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड का नाम मुरुंड देश रखा है। क्या रखा है, मुरुंड देश। यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति में जो है झारखंड का नाम क्या है, तो मुरुंड देश। हजारीबाग के इटखोरी में महेंद्रपाल का शिलालेख मिला है, जबकि 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र अभिलेख में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। गोविंदपुर में कवि गंगाधर का प्रशस्त अभिलेख तथा पलामू से और गढ़ वालों के शिलालेख मिले हैं, जो मान राजाओं से संबंधित है। कैसे राजाओं से, तो मान राजाओं से संबंधित है। आप देखेंगे गुमला के घाघर प्रखंड में हापा मुनि मंदिर से भी कुछ अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त पलामू के पुराने किले में दारुन खान द्वारा सन 1662 में बनाए गए मस्जिद
और 1727 ईस्वी में रांची के बोडेया गांव से भी मंदिर अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो आप ध्यान देंगे। आप देखेंगे चित्रकला, पेंटिंग, हजारीबाग के इसको गांव में पत्थर पर प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी तथा पलामू जिले के भवनाथपुर में गुफा के अंदर आखेट चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड रॉक पेंटिंग्स तुलना सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से की जा सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा किस घाटी परियोजना से जो है कि सभ्यता से आप तुलना करेंगे, तो सिंधु घाटी सभ्यता की पेंटिंग से इसकी तुलना करेंगे। स्थापत्य व मूर्तिकला, स्थापत्य व मूर्तिकला को देखेंगे। आर्किटेक्चर, स्थापत्य व मूर्तिकला किसी क्षेत्र विशेष की धर्म व संस्कृति के विकास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस दृष्टि से झारखंड विभिन्न स्रोतों से समृद्ध है, जो झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित समृद्धि है, जैसे साझी संस्कृति विरासत को दर्शाते हैं। लातेहार जिले में पारसनाथ पहाड़ी पर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां व मंदिर बने हैं। ये कई बार बीपीएससी या मतलब कि जहाँ पे जो है कि भारत का भूगोल पूछा जाता है, वहाँ पे ये प्रश्न कई बार अन्य राज्य की भी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ है, याद रखिएगा। सिंहभूम के बाबूसराय से 7 से 8वीं सदी की हिंदू देवी देवताओं व जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। साथ ही एक गढ़ का अवशेष प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। हजारीबाग के आप देखेंगे हजारीबाग के दुमदुमा से पालकालीन मूर्तियां तथा रांची के बेड़ो प्रखंड से खुखरागढ़ में 14वीं शताब्दी के मिट्टी के बर्तन, ईंटों से निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। अब देखेंगे चतरा के प्रतापपुर में मुगलकालीन किला कुंपा किला स्थित है। अब आपसे पूछा जाएगा कि चतरा के प्रतापपुर में कौन सा किला है, तो कुंपा का किला है। हटरंगगंज के कोल्हुआ पहाड़ में मध्यकालीन दुर्ग के अवशेष मिले हैं। हिंदू, जैन व बौद्धों से संबंधित मूर्तियां भी मिली हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीन व मध्यकालीन अन्य स्थापत्यों में लोहरदगा के हापामुनि का महामाया मंदिर, रजप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर और दोईसा में स्थित मंदिर, राज प्रताप पलामू का किला आदि महत्वपूर्ण है। तो मध्यकालीन में ये सारे बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे सिक्के, क्वाइन, रांची के प्रथम व द्वितीय शताब्दी के, क्योंकि रांची इसलिए महत्वपूर्ण है कि झारखंड का जो है कि मेन है जहाँ से हर चीज़ संचालन होता है। ध्यान दीजिए, रांची जो है कि रांची से प्रथम व द्वितीय शताब्दी ईस्वी के कुषाणकालीन सिक्के, सिंहभूम से रोमन सम्राटों के सिक्के तथा चाईबासा से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सभी इस क्षेत्र में होने वाली राजनैतिक व्यापारिक गतिविधियों के सूचक हैं। क्या है? राजनैतिक और व्यापारिक गतिविधियों के सूचक हैं। आप देखेंगे साहित्य, लिटरेचर से आप देखिएगा लिटरेचर में कहाँ कहाँ तक झारखंड बहुत अधिक स्पष्ट है। देखिए, वैदिक काल से ही छोटा नागपुर क्षेत्र का उल्लेख विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में देखने को मिलता है। साहित्य स्रोतों में इस क्षेत्र के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया है। आप देखिएगा ऋग्वेद में ये मिलाने वाला प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा। ऋग्वेद क्रिकट, इसे किक्कट कहते हैं। झारखंड क्षेत्र के प्रयुक्त नाम, ऋग्वेद में क्या नाम है झारखंड का? तो किक्कट है। और उत्तर वैदिक साहित्य में अथर्ववेद में तो ये है व्रात्य प्रदेश, और इतरेत ब्राह्मण में पुंड या पुंड, और वायु पुराण में मुरंड, और विष्णु पुराण में इसका नाम क्या है? तो मुंड। भगवत पुराण में कीकट प्रदेश है, और महाभारत में पुंडरी कदेश, दिग्विजय पर्व में पशु भूमि। तो दोनों याद रखना होगा। समुद्रगुप्त का प्रयास प्रशस्ति, तो ये मुरुंड देश है। पूर्व मध्यकाल के संस्कृत साहित्य में कलिंद देश इसका नाम है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा इसका नाम है। आईने अकबरी में जो अकबर की रचना है आईने अकबरी, अकबर ने लिखा था, तो इसमें इसका झारखंड का क्या नाम है? तो कोकरा तथा खंकारह नाम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये है तुजुक ए जहांगीरी जो लिखा था इसमें इसने लिखा है खखरा लिखा है झारखंड का नाम।
आप देखिएगा 13वीं शताब्दी के एक ताम्रपत्र पे झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है। कबीर की रचनाओं में मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख किया गया है। तो आप देख रहे हैं साहित्य की दृष्टि से कबीर की रचनाओं में भी यहाँ जो है झारखंड का उल्लेख है और पद्मावत में भी। नेक्स्ट देखिएगा कुछ और रचनाएं आप ये देखेंगे। अफीफ की शम्स ए सिराज सलीमुल्ला की तारीख ए फिरोज शाही, गुलाम हुसैन की तारीख ए बंगला, जहांगीर की आत्मकथा सियार उल्फ मुतखरीफ शाहबाज का कि तुजुक ए जहांगीरी, अब्दुल की माथिर इनकी पुस्तक का नाम क्या है, माथिर है। उल उमरा एवं मिर्जा नाथन की बाहरिस्तान ए गैबो आदि रचनाओं में भी झारखंड क्षेत्र के नामकरण से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास का विवरण प्राप्त है। आप देखेंगे झारखंड जो ईसाई मिशनरियाँ चली थी 1800 ईस्वी के लगभग, तो उसमें क्या नाम है, क्या झारखंड में ईसाई मिशनरियों तथा ब्रिटिश के आगमन के पश्चात इस क्षेत्र के संबंध में अधिकाधिक दस्तावेज रखा जाने लगा, जिसके कारण हमें आधुनिक काल में झारखंड के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस काल के कुछ प्रमुख स्रोत हैं W. हंटन व डाल्टन जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के लेख, मिशनरियों संस्थाओं के अभिलेखागार, विलियम इरविन व जॉन बैप्टिस्ट और जैसे विदेशी यात्रियों के विवरण, जनगणना संबंधी आंकड़े में झारखंड का जो है कि आप देखेंगे विभिन्न काल में झारखंड, अभी विभिन्न काल में देखेंगे प्रागैतिहासिक में देखेंगे झारखंड में मानवीय गतिविधियों के अवशेष लगभग 1 लाख ईस्वी पूर्व से प्राप्त होते हैं। यहाँ पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, धातु युग सभी से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए। पुरापाषाण काल में देखेंगे झारखंड में पुरापाषाण काल लगभग 1 लाख से 12,000 ईस्वी पूर्व माना जा सकता है। इस काल से संबंधित उपकरण व औजार इसको जगह जो है कि हजारीबाग, सिंहभूम, बोकारो, धनबाद जैसे स्थलों से प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे थोड़ा सा झारखंड का ये मैप, थोड़ा सा इसको जूम करके आप देखिए। झारखंड का ये पूरा मैप है। उत्तर साइड में बिहार है, पश्चिमोत्तर में उत्तर प्रदेश है और पश्चिम में आपका झारखंड आ जाएगा। ये जो है कि इधर पश्चिम बंगाल आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, और इधर उड़ीसा आ जाएगा। 5 राज्यों से झारखंड घिरा हुआ है। एक जिला पलामू जो उत्तर प्रदेश के जो है कि जिले से टच करता है। ये इस पूरे झारखंड की स्थिति है। अब हम देखेंगे झारखंड ऐतिहासिक स्थल एवं प्राप्त औजार, कहाँ से कौन कौन से औजार प्राप्त हुए। जैसे पलामू हुआ तो पलामू को आप देख पा रहे होंगे, तो पलामू से जो प्राप्त हुआ है गढ़वालों का शिलालेख और भवनाथपुर गुफा आखेट चित्र है। चतरा में है कुंभा किला, मुगल कालीन है। नेक्स्ट देखेंगे उसी के बगल में मध्यकालीन दुर्ग, जैन बौद्ध से संबंधित मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। और आप हजारीबाग देखेंगे तो ये हजारीबाग से इटखोरी अभिलेख, इसको गांव में चित्रकारी और पालकालीन मूर्तियां, कुठार, खुरचनी मतलब घास छीलने वाली एक खुरचनी होती है। धनबाद में क्या क्या मिला है, धनबाद में झरिया से कुल्हाड़ी भाला मिला है। बोकारो में मिला है हस्त कुठार जो हाथ से किया जाता है। अब देखेंगे रांची चाकूनुमा पत्थर है, तांबे के कंगन, लोहे के औजार, मिट्टी के बर्तन, ईंट से निर्मित मंदिर। मतलब उस समय क्या होता कि यहाँ पे ईंट भी बनने लगी थी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे पश्चिमी सिंहभूम, हिंदू देवी देवताओं तथा जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, रोमन सिक्के, इंडो-सीथियन सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के। गुमला से क्या प्राप्त हुआ था, तो हापा मुनि मंदिर है, तांबे की कुल्हाड़ी है। लोहरदगा से मिला था कांस्य प्याले, मतलब कांसा का बर्तन जिसमें हम कुछ पी या खा सकें। और लातेहार से जैन तीर्थ की मूर्तियां, पारसनाथ की पहाड़ी। यही है झारखंड का वह घूमने वाला स्थल जो यात्रियों को लुभाता है। लातेहार जहाँ पे पारसनाथ की पहाड़ी है, लोग यहाँ पे बहुत रुचि के अनुसार घूमने के लिए जाते हैं। ये रहा धनबाद में जो प्राप्त हुए। बाकी हर ज़िले के कुछ ना कुछ चीज़ें जो आपने ऊपर पढ़ा वो आपने मैप के माध्यम से देख लिया। अब चलेंगे, आप देखिएगा आगे। पुरापाषाण कालीन उपकरण अपेक्षाकृत मोटे व भारी होते थे। इस काल में मानव गुफा में निवास करता था। मनुष्य कहाँ रहता था? पुरापाषाण काल में तो गुफा में रहता था, घर उसका अपना नहीं था। समूह में रहता था तथा जीवन यापन हेतु शिकार एवं कंद मूलों पर निर्भर रहता था। झाड़ियों में अपनी जो चीज़ें मिलती थी खाता पीता रहता था। नेक्स्ट देखिएगा, इस काल का मानव अग्नि से भी परिचित था।
मतलब अग्नि की खोज हो चुकी थी। इस काल का मानव अग्नि से भी परिचित था पूरा पाषाण काल के अंत में, तथा मानव गुफाओं से बाहर आ चुका था। नेक्स्ट देखेंगे, इस काल के लोगों के विषय में मूल रूप से पर्याप्त जानकारी का अभाव है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनजातियां असुर, बिरहोर आदि को छोड़कर कालांतर में आकर बसी थी। नेक्स्ट देखेंगे आप देखिएगा यहाँ पे मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल हो गया। अब आप देखेंगे मध्य पाषाण काल। झारखंड में मध्य पाषाण काल का समय लगभग 9000 से 4000 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इस समय से पत्थर की अपेक्षा तक्षड़ी, सुडौल औजार मिलने लगते हैं। इस समय पत्थर के औजारों में लकड़ी के हत्थे का प्रयोग होने लगा था, मतलब मनुष्य कारीगरी करना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल से संबंधित औजार हैं, जैसे औजार कहाँ, पलामू, दुमका, गढ़वा, रांची, सिंहभूम आदि से प्राप्त हुए हैं। इस काल में भी मानव मुख्य रूप से शिकारी था। क्या था? शिकार पे ही डिपेंड था। नवपाषाण काल में मनुष्य कैसा था? तो झारखंड में नवपाषाण काल के 2 चरण माने जाते हैं। प्रथम चरण 3000 ईस्वी पूर्व प्रारंभ हुआ, लगभग 3000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ हुआ, जबकि दूसरे चरण का है 1500 ईस्वी पूर्व। संभवतः दूसरे चरण में ही मुंड जनजातियों का झारखंड में आगमन हुआ। तो कब हुआ था? तो मुंड जनजातियों का आगमन लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में हो गया था। झारखंड में सबसे समृद्ध नवपाषाण कालीन स्थल बारूडीह है। इस काल के औजार व अवशेष चाईबासा, बारूडीह, तमाड़ आदि स्थानों से प्राप्त हुए, जो पूर्व काल की तुलना में अधिक विकसित थे। कैसे थे? अधिक विकसित थे। नेक्स्ट, नवपाषाण कालीन औजार मुख्यतः क्वार्टर्स पत्थर से निर्मित हैं। बोरमैन के अनुसार नवपाषाण काल हस्त कुठार 12 प्रकार के थे। मतलब हाथ से प्रहार करने के लिए कितने प्रकार थे? तो औजार थे तो 12। इस काल में झारखंड में ग्रामीण अधिवास का विकास होने लगा था, तथा पशुओं को भी पालतू बनाना प्रारंभ कर दिए थे। मतलब मनुष्य समूह में आ गया था और चीजें समेटना शुरू कर दिया था। आप देखेंगे धातु युग में क्या है? झारखंड में ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। अब आपसे पूछा जाएगा कि धातु युग कितने प्रकार की होती हैं? तो 3, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग। ताम्र युग में तांबा का प्रयोग, कांस्य भी एक धातु है, और लोह मतलब लोहा। तांबा कांसा में थोड़ा सा अंतर होता है, एक तांबा होता है, एक कांस्य होता है, जो इसका मिक्सचर ही होता है। तीनों से संबंधित अवशेष मिले। ऐसा माना जाता है कि झारखंड की असुर, बिरजिया जैसी प्राचीनतम जनजाति इस तीनों युगों से संबंधित थी। यद्यपि ताम्र पाषाण कालीन बस्तियों का झारखंड में अभाव दिखता है। झारखंड का सिंहभूम व मानभूम का क्षेत्र ताम्र व कांस्य युगीन स्थल 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध के उत्कर्ष में अत्यंत प्रयुक्त लोहा भी इसी क्षेत्र से प्राप्त हुआ। मगध, आपने जो है कि मगध पढ़ा होगा। मगध का उस समय का ये शासन है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य उस समय शासन कर रहे थे। चाणक्य के समय की ये बातें यहाँ बताई जा रही हैं। उसमें जो लोहा लगा था, ये सारी चीज़ वहीं से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, असुर जनजाति के लोग संभवतः 2500 ईस्वी पूर्व से ही लोहे का प्रयोग करने लगे थे। झारखंड में सबसे प्राचीन अधिवास का प्रमाण असुरगढ़ के अवशेष है, जो लौह काल से संबंधित है। अब देखेंगे प्राचीन काल को देखेंगे। जनजातियों का आगमन कैसे हुआ? प्राचीन काल में जनजातियां कैसे आई, कहाँ से आई? सघन वन तथा पहाड़ी से परिपूर्ण क्षेत्र में जनजातियों का आगमन प्राचीन काल से ही होता रहा है। वनों तथा पर्वतों की बहुलता ने आदिम जनजातियों को यहाँ बसने के लिए आकर्षित किया। झारखंड में कुल 32 जनजातियों में, अब आप याद रखिएगा, झारखंड में कुल कितनी जनजातियां हैं? तो 32 जनजातियां हैं, नोट डाउन कीजिएगा। जैसे में असुर, बिरजिया, खड़िया, बिरहोर जैसी जनजातियां सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो ये 4 जनजातियां कैसी मानी जाती हैं? सबसे असुर और बिरजिया, खड़िया और बिरहोर, ये कैसी हैं? तो बहुत प्राचीन है। इसके बाद आपका आएगा कोरबा जनजाति आई। कोरबा के पश्चात मुंडा, उराव तथा हो जैसी जनजातियों का आगमन हुआ। ये सभी जनजातियां लगभग 1000 ईस्वी पूर्व तक आ चुकी थी। आगे पूर्व मध्यकाल में कौन आए? चेरो, खैरवार, संथाल जनजाति का आगमन हुआ। तो अब आप संथाल जनजाति का आगमन मेलांचल में भी आपको मिलेगा जब आप उपन्यास पढ़ेंगे रेणु जी का, जो IAS PCS के भी सिलेबस में लगा है। देखिए,
वैदिक युग में झारखंड, वैदिक युग में कैसा झारखंड रहा? तो ऋग्वेद काल में छोटा नागपुर क्षेत्र के घने वनों में असुर, विरजिया, खड़िया, बिरहोर जैसी प्राचीन जनजातियां निवास करती थी। इस क्षेत्र के कीकट प्रदेश अर्थात अनार्य देश के अंतर्गत शामिल था। कीकट प्रदेश के लोग पशुचारण थे। कैसे थे? पशुचारक थे। वे खेती नहीं करते थे तथा यज्ञ होम आदि से दूर रहते थे। अब आप देखेंगे आगे, उत्तर वैदिक काल में यहाँ के लोग को वार्त अर्थात वंजारा कहा जाता था। अथर्ववेद के वृत्याकांड से ज्ञात होता है कि उस समय तथा आर्यों का प्रभाव था। विस्तार इस क्षेत्र तक हो चुका था तथा आर्य लोग यहाँ के लोगों को दीक्षित करने के लिए वनों में आते थे। मतलब पढ़ाना लिखाना थोड़ा बहुत शुरू हो गया था। वैदिक साहित्य में वर्णित असुर झारखंड में निवास करने वाली सबसे प्राचीन आदिम जनजाति है जो अपनी आजीविका लोहा पिघलाकर चलाते थे। इसके द्वारा निर्मित असुर गढ़ों का अवशेष वर्तमान समय में अनेक स्थानों पर विद्यमान है। लोहा पिघलाना भी जनजातियां शुरू कर दी थी। महाभारत कालीन बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध का नाम आपने सुना होगा जब महाभारत का युद्ध होता है, तो वहां पे भी आपसे बताया जा रहा है कैसे इतिहास को जोड़ रहे हैं। इसी क्षेत्र से माना गया। इसके राज क्षेत्र में झारखंड का क्षेत्र भी शामिल था। मुंडा जनजात महाभारत के युद्ध में कौरव की सेना में सम्मिलित थी। ये देख रहे हैं, कौरव की सेना में सम्मिलित थी। छोटी आप देखेंगे नेक्स्ट, छठी सदी के पूर्व के धार्मिक आंदोलन। छठी शताब्दी के पूर्व में उत्तर भारत में हुए धार्मिक आंदोलन का प्रभाव झारखंड पर भी पड़ा। यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों के बौद्ध जैन धर्मों के संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। कैसे बौद्ध धर्म पूरे भारत को धीरे धीरे करके आगे विकसित किया। देखिए, यह गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन क्षेत्रों में उपदेश दिया था उसमें झारखंड भी सम्मिलित था। झारखंड के अनेक क्षेत्र जैसे रांची, खूंटी, गुमला, जमशेदपुर, हजारीबाग आदि से बौद्धिक धर्म से जुड़ी वस्तुएं प्राप्त हैं। गुप्तवंश के पतन के पश्चात झारखंड क्षेत्र में कट्टर शैव समर्थक शशांक का शासक स्थापित हुआ, जिसमें इस क्षेत्र में अनेक बौद्धिक स्थल नष्ट किए गए। क्या हुआ? कट्टर था, वो कैसा था? गुप्तवंशीय था। एक तो शैव समर्थक शशांक था, तो बौद्ध स्थलों को नष्ट किया। ठीक है, आगे देखिएगा। झारखंड, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप नोट कर लीजिएगा। झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित लाथुन टोंगरी नामक पहाड़ी से बेगलर महोदय ने चैत्य तथा आरसी बोकन ने पाक बीरा से बौद्ध खंडहर की खोज की। वर्ष 1919 में ए शास्त्री ने बाघ नामक स्थल से काले पत्थर की मूर्ति बुद्ध मूर्ति की खोज की। कैसे? तो बुद्ध मूर्ति की कैसी मूर्ति की खोज की? तो ये काली बुद्ध मूर्ति जो थी कैसी थी? तो ये काले पत्थर की बनी हुई मूर्ति थी। आप चलेंगे विभिन्न स्थलों और प्राप्त अवशेष। मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो ये गांव मूर्तियाँ गांव पलामू में है। सिंह का शीर्ष जो सांची के स्तूप के द्वार पर उत्कृष्ट सिंह मस्तक से मेल खाता है। कुरुआ ग्राम धनबाद में है। अब आपसे पूछा जाएगा धनबाद में क्या प्राप्त हुआ? तो बौद्ध स्तूप। दियापुर दाल में बौद्ध स्मारक। बौद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर। बेलवादाग में ग्राम जो कहाँ है? बेलवादाग ग्राम कहाँ है? तो ये खूंटी में है। बौद्ध विहार का अवशेष है। जोन्हा रांची में है, बुद्ध की प्रतिमा मिली है। सूर्यकुंड हजारीबाग में बुद्ध का प्रशस्त की मूर्ति मिली है, मतलब पत्थर की। और कटुआ ग्राम में गुमला बुद्ध प्रतिमा मिला है। और पटम्बा ग्राम में जमशेदपुर बुद्ध की 2 मूर्तियां प्राप्त हुई थी। ईचागढ़ सरायकेला खरसावां बौद्ध देवी तारा की मूर्ति जो रांची संग्रहालय में संग्रहित की गई है, संग्रहालय में रखी गई है, मतलब संग्रहित की गई है। रांची बौद्ध स्मारक संरक्षक राजा कनिष्क के सिक्के। तो रांची से क्या मिला है? तो बौद्ध स्मारक संरक्षक राजा कनिष्क के सिक्के। लेखक अमरनाथ, अब देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। लेखक अमरनाथ दास के अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म छोटा नागपुर में हुआ और यह उनकी कर्मभूमि रही। उन्होंने पलामू के उन स्थानों को बताया जिसका संबंध महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जुड़ा हुआ है। डॉक्टर वीरोत्तम ने ये हैं जो खोजकर्ता, बहुत ऐतिहासिक, जिन्होंने रिसर्च किया है, उनके बारे में आप देखिए। डॉक्टर वीरोत्तम ने अपनी कृति झारखंड इतिहास एवं संस्कृति में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड को प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? झारखंड से। आप पढ़ेंगे जैन धर्म। बौद्ध धर्म के बाद दूसरा धर्म जो बहुत
मतलब उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना बौद्ध धर्म प्रभावशाली रहा। अब ये छोटा सा धर्म है जैन धर्म, इनको देखेंगे। जैन मान्यता के अनुसार जैन धर्म के 13वें तीर्थकार पार्श्वनाथ को हजारीबाग जिले के पारसनाथ पहाड़ी पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्माण प्राप्त हुआ। इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ के नाम पर पड़ा। यह पहाड़ी जैन मतावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, क्योंकि जैन साहित्य के अनुसार 20वें तीर्थंकर को निर्वाण की प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुई थी। कहाँ हुई थी? तो इसी पहाड़ी पे हुई थी। झारखंड में जैन धर्म से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण स्थल हैं। तो कौन कौन से स्थल हैं आप नोट कर लीजिएगा। ये है पवनपुर, तुईसामा, सतबरवा जो पलामू में है, पाकबीरा, देवली, बोडाम, बलरामपुर, खुर्रा और कतरास आदि। मानभूम सिंहभूम क्षेत्र के आरंभिक निवासी सरक जाति के लोग जैन मतावलंबी थे। बाद में ये हो जनजाति द्वारा अपदस्थ कर दिए गए। तो हो जनजाति बहुत प्रभावी रही और इसे भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। देखेंगे अपदस्थ कर दिए गए। सरक श्रावक शब्द का परिवर्तन रूप है जो जैन गृहस्थों के लिए प्रयुक्त होता है। आप पढ़ेंगे मौर्य काल। कौन सा काल पढ़ेंगे? अब मौर्य काल। आप देखिए मौर्य काल में यह क्षेत्र प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत था। कौटिल्य वही जिनका दूसरा नाम है विष्णुगुप्त, चाणक्य। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुकुट देश कहा। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने इंद्रवाहक नदी में हीरे पाए जाने की, जो हीरा आपने देखा होगा जब ये आपका जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो आता है सीरियल, उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिए इंद्रवाहक नदी में हीरे पाए जाने की बात कही। ये संभवतः ईब या शंख नदी का घाटी क्षेत्र था जहाँ से मुस्लिम शासक हीरे प्राप्त करते थे। मौर्य काल में इस क्षेत्र की जनजाति पर नियंत्रण करने तथा मगध क्षेत्र का सुरक्षित करने के लिए आटविक नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में हाथियों की आपूर्ति झारखंड के वनों से ही की जाती थी। नेक्स्ट देखिएगा, अर्थशास्त्र में वर्णित है दक्षिणापर्त मार्ग झारखंड से होकर गुजरता था जो उत्तर भारत के दक्षिण भारत से जोड़ता है। इसके अतिरिक्त बंगाल के ताम्रलिप्ति बंदरगाह को पाटलिपुत्र, गया, वाराणसी से जोड़ने वाला व्यावसायिक मार्ग भी झारखंड से होकर गुजरता है। झारखंड से रघुनाथपुर, तेलकुप्पी, झरिया आदि इसी मार्ग पर पड़ते हैं। ये झरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे मौर्य काल के बाद मौर्य का उत्तरोत्तर काल। ये देखिए मौर्योत्तर काल के राज्य का व्यापारिक व राजनैतिक संपर्क झारखंड के क्षेत्र से रहा। सिंहभूम जो है कि यहाँ पे देखेंगे एक बार फिर से मौर्योत्तर काल के राज्यों का व्यापारिक और राजनैतिक संपर्क झारखंड के क्षेत्र से रहा। सिंहभूम से रोमन सिक्के, चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के एवं रांची से कुषाणकालीन सिक्के भी यहाँ से मिले। 4वीं सदी के गुप्त शासन समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के आटविक क्षेत्र की विजय का भी उल्लेख देखने को मिलता है। देख रहे हैं आप कितने अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। शैव धर्मावलंबी गौड़ शासक शशांक ने यहाँ दुलसी, तेलकुप्पी तथा पाकबीरा जैसे स्थानों पर शैव मंदिर बनवाए। हर्षवर्धन के साम्राज्य में कलांगल राजमहल का क्षेत्र शामिल है। पूर्व मध्यकाल देखेंगे। अब इस काल में पाल, प्रतिहाल, राष्ट्रकूल जो त्रिवेणी पढ़ा होगा, जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे यदि आपने पढ़ा होगा तो। तीनों त्रिकोणी जो चलता था, त्रिपक्षीय संघर्ष देखो यहाँ पे दिया भी है। इस काल में पाल, प्रतिहाल, राष्ट्रकूट के त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रभाव झारखंड पर भी पड़ा। इन शासकों ने समय समय पर झारखंड में भी प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया। हजारीबाग के इटखोरी से प्रतिहार शासक महेंद्रपाल 885 से 910 ईस्वी का शिलालेख मिला है। इस शिलालेख के प्रतिहारों तथा छोटा नागपुर खास के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिकार करने की पुष्टि होती है। नागवंशी शासक मोहन राय और जगघंट राय महेंद्रपाल के समकालीन थे। बंगाल के पाल शासकों के प्रभाव से झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रचार प्रसार हुआ। अब देखेंगे क्षत्रिय वंश को देखते हैं। क्षत्रिय वंश में झारखंड में राज्य निर्माण का कार्य सबसे पहले मुंडाओं ने किया था। मुंडाओं के जनजाति नेता ऋषा मुंडा थे।
कौन थे तो याद रखिएगा, मुंडाओं के कौन से जनजाति नेता थे, तो ये थे ऋषा मुंडा, जिन्होंने सुतिया पाहन को अपना शासक नियुक्त किया। सुतिया पाहन ने सुतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। यह राज्य 7 गढ़ में विभाजित था। अब कितने गढ़ में विभाजित था? 7 गढ़ में। क्वेश्चन बन सकते हैं। तथा ये 7 गढ़ कुल 21 परगना में विभक्त थे। कितने परगना में? तो 21 परगना में विभक्त थे। इसके राज्य में वर्तमान के छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिस्से भी शामिल थे। यद्यपि यह राज्य अस्थायी नहीं रह सका। कैसा नहीं रह सका? तो अस्थायी नहीं रह सका। आप नेक्स्ट देखिएगा, जो है कि आगे नेक्स्ट आप देखेंगे अस्थायी नहीं रह। अब देखेंगे 21 परगना कौन कौन सी 21 परगना है, तो परगना को आप देख लीजिए और इसके बाद हम चलेंगे आगे। अब देखिए ओमदहा 21 परगना में ओमदहा, दोईसा, खुखरा, सुरगुजा, जसपुर, गंगपुर, पोरहट, गिरगा, बिरुआ, लचरा, बिरना, सोनपुर, बेलखादर, बेलसिंग, तमाड़, लोहारडी, और एक है आपका खरसिंग, उदयपुर राजस्थान में भी पड़ता है, बोनाई, कोरिया, चंगमंगकर। और ये रहे जो है कि एक पूरा 21 गढ़ और 7 गढ़ और हैं, जिसे आप देख लीजिए, क्योंकि ऊपर आपने पढ़ा था ना कि 7 गढ़ में विभाजित है। तो ये 7 गढ़ कौन कौन से हैं देखिए, लौहगढ़, लोहरदगा, और पालूनगढ़, पलामू, सिंहगढ़, सिंहभूमि, सुरगुमगढ़, ये सरगुजा है, हजारीबाग, मानगढ़, मानभूम, और केसलगढ़। तो हम अब नागवंश, छोटा नागपुर का नागवंश से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद। छोटा नागपुर नागवंश बड़ा वीडियो बनी।